है हमारे YouTube चैनल आई स्टडी पे। जैसा कि ज्ञात हो कि हम लोग देश दुनिया के तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पे एक परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं और उसी करीब में आज का हमारा शीर्षक है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। विदित हो कि शंघाई चीन का एक शहर है जो कि एक तरह से कहा जाए तो उसकी आर्थिक राजधानी है। जिस प्रकार ब्रिटेन का मैनचेस्टर, इंडिया में अहमदाबाद, अब तिरुपुर, उसी प्रकार चाइना का जो बिजनेस हब है, आर्थिक हब है, वह है शंघाई। तो SCO की स्थापना का मूल उद्देश्य था एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने वाले यूरेशिया महादेश, यूरोप और एशिया के चुनिंदा देशों को मिलाकर एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो कि इस क्षेत्र के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिकी, विशेष रूप से भूमंडलीकरण के उपरांत जनित संभावनाओं का दोहन करने में सक्षम हो सके। उसी करीब में 9 जून 2001 को 9 जून 2001 को 6 देशों ने मिलकर SCO का स्थापना किया और वे 6 देश हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान एवं तजाकिस्तान। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। मूल रूप से इसका जो ओरिजिन था वह शंघाई 5 के नाम से जाना जाता है। शंघाई 5 का निर्माण 26 अप्रैल 1996 को किया गया था और SCO का जो चार्टर है वह चार्टर 2002 में बनकर तैयार हुआ और यह चार्टर शंघाई चार्टर के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने की बात है, स्थापना 9 जून 2001 को हुई, जिसकी शुरुआत हो चुकी थी शंघाई 5 से वर्ष 1996 से ही, जबकि शंघाई चार्टर का निर्माण वर्ष 2002 में हुआ, जबकि अंतिम रूप से शंघाई चार्टर 2003 में लागू हो गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत यह है कि प्रत्येक वर्ष सदस्य राष्ट्रों, किसी भी एक सदस्य राष्ट्र के किसी एक शहर में वर्ष में एक बैठक की जाएगी। उस बैठक में क्षेत्र के विकास संबंधित आने वाले तमाम जटिलताओं को दूर करने के साथ साथ क्षेत्र के सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा पे विमर्श किया जाएगा। अभी तक SCO के कुल 19 सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि SCO के 17वां अधिवेशन जो अस्थाना में संपन्न हुआ था, इस अस्थाना बैठक में 17वें बैठक में वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। अर्थात 2017 आते आते जिस संगठन का निर्माण 2001 में हुआ था उसके सदस्य देशों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो चुकी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य संगठन। अर्थात SCO बनाने का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक ही नहीं था बल्कि जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक, भू आर्थिकी एवं क्षेत्र के सैन्य संगठन को मजबूती प्रदान करना था। इसीलिए समय अंतराल पे ये तमाम देश एक देश के लिए दूसरे देश में युद्ध का पूर्वाभ्यास करते हैं। - 2017 में भारत और पाकिस्तान सदस्य बनने के बाद पहली बैठक जिसमें भारत और पाकिस्तान ने
शिरकत की वह बैठक चीन के शहर किंगदाओ में संपन्न हुई थी। किंगदाओ, चीन के शहर किंगदाओ में संपन्न हुई थी। और यह बैठक भारत के लिहाज से इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें शिरकत की थी। और शिरकत ही नहीं किया था, अपितु उन्होंने एससीओ के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करने का काम किया था। और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने एससीओ को और ज़्यादा कार्यात्मक और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सिक्योर का सिद्धांत दिया था। SCCURE। वैसे तो सिक्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित, निश्चित, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिक्योर के सभी 6 लेटर SECURE का अपना एक प्रासंगिक अर्थ बताया था, जिसे मैं लिख रहा हूं, संभव तो आप लोग भी इसे राइट डाउन कर ले। पहला जो सिद्धांत था सिक्योर का, उसका मतलब था कि सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, अर्थात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम राष्ट्रों के नागरिकों की सुरक्षा। विदित हो कि मानव सभ्यता का इतिहास ही रहा है मनुष्य और राज्य के बीच के संघर्ष का, मैन वर्सेस स्टेट, जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने भी अपनी किताब में लिखा है। तो प्रधानमंत्री ने सिक्योर का जो एस डेडिकेट किया था वह था सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, अर्थात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तमाम देशों के नागरिकों। विदित हो कि भारत, रूस और चाइना विश्व के 3 बड़ी आबादी वाले लगभग 3 अरब आबादी को समाहित किए हुए देश एक साथ जब मंच पे होते हैं तो कहीं ना कहीं विश्व की आधी आबादी की सुरक्षा चुनौती को ध्यान रखना नितांत आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री जी ने ई का जो अर्थ बतलाया था वह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक विकास। क्यों? क्योंकि किसी भी संगठन, किसी भी राष्ट्र, किसी भी क्षेत्रीय संगठन की स्थापना के बुनियादी वसूल जो होते हैं वह होता है, उसका संबंध आर्थिकी से जुड़ा होता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सारे संबंध राष्ट्रहित से जुड़े होते हैं और राष्ट्रहित के लिए बुनियादी शर्त होती है कि आपकी अर्थव्यवस्था पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सिक्योर के अंतर्गत सी का अर्थ बताया था कनेक्टिंग इन द रीजन, कनेक्टिंग इन द रीजन, अर्थात क्षेत्र के अंतर्गत, क्षेत्र के समय सीमा के अंतर्गत, क्षेत्र की सीमा रेखा के अंदर एक बेहतर तालमेल हो। यह तालमेल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्तर पर होना चाहिए, अर्थात ऊर्ध्वाधर भी होना चाहिए और क्षैतिज भी होनी चाहिए। अर्थात न सिर्फ संबंध, कनेक्शन लोग सरकार और शासन के बीच होना चाहिए, अपितु पीपुल टू पीपुल कॉन्ट्रैक्ट, ताकि भविष्य में ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी को परिमार्जित किया जा सके। सिक्योर के यू का अर्थ है यूनिटी, अर्थात एकता। याद आ रहा होगा जब हमने जिक्र किया था भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पंचशील के सिद्धांत का, जो कि 28 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चाइना के प्रधानमंत्री झाओ लाई के बीच संपन्न हुआ था, उसमें भी एकता एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में सामने आया था। आर का अर्थ होता है रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। जो लोग भी राजनीति विज्ञान या राज्य व्यवस्था से जुड़े होंगे वे निश्चित रूप से सोवरेनिटी शब्द का प्रयोग करते होंगे। सोवरेनिटी किसी भी राष्ट्र राज्य के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार एक मनुष्य के जीवन में अधिकार का अर्थ होता है, अर्थात संप्रभुता। सोवरेनिटी वह शक्ति होती है जो किसी देश के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष किसी
निर्णय लेने के बाद, किसी मसला पे निर्णय लेने के बाद दुनिया में किसी भी शक्ति के प्रति जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भारतीय इतिहास को उद्धृत करते हुए कहा कि हमारा इतिहास रहा है कि हम संप्रभुता की न सिर्फ रक्षा करेंगे बल्कि अपितु क्षेत्र के तमाम देशों के लोगों के संप्रभुता की रक्षा करने में मदद करेंगे। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब कि न सिर्फ संप्रभुता अपितु इंटीग्रिटी की जो भावना होनी चाहिए, एकता और अखंडता की जो भावना होनी चाहिए, उसको भी परिमार्जित करने की बात की गई। जबकि अंतिम सिक्योर का जो ई है उसका अर्थ होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा। ज्ञात हो कि समकालिक समय में पर्यावरण एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मसला बन चुका है। आतंकवाद और ऊर्जा संकट के बाद आज अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा संकट है तो वह संकट पर्यावरण। गर्मी का दिन चल रहा है, आए दिन हम लोग देश के दुनिया के हर कोने में जल संकट का चर्चा करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जल संकट का भी कहीं ना कहीं जो बुनियाद है वह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इसकी अनुपम व्याख्या की गई है स्वर्गीय गांधीवादी विचारक अनुपम मिश्र की किताब आज भी करे हैं तालाब एवं राजस्थान की रजत बूंदे। ये दो ऐसी किताब है जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैसे हम अपनी पुरानी परंपरागत तकनीक को अंगीकार करते हुए देश में पर्यावरण और जल की संकट को उबार सकते हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री ने सिक्योर के अंतर्गत पर्यावरण को भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा के रूप में शामिल किया है। यहाँ मैं एक चीज जोड़ना स्वाभाविक समझता हूं कि भारत दुनिया के उन दो देशों में से एक है जब पहली बार 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहली बार यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के आलोक में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आहूत किया गया था। इस बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने शिरकत किया था। उनके अलावा जिस एकमात्र शासनाध्यक्ष ने उस बैठक में शिरकत किया था वह थे नॉर्वे के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओलफ पाम। अर्थात भारत का अपने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, दुनिया को मार्गदर्शन देने के लिए पर्यावरण कोई नया इशू नहीं है, जबकि वह भारत के सरोकार में ही शामिल है। हमारा एक इतिहास रहा है। बहरहाल फिर से लौटते हैं एससीओ का जो संगठनात्मक ढांचा है उस पर। वर्तमान में व्लादिमीर नोरोव, नोट कर लेंगे आप लोग, व्लादिमीर नोरोव एससीओ के महानिदेशक हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। आठ सदस्य राष्ट्रों के अलावा एससीओ के 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं जो कि एससीओ की गतिविधियों की निगरानी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और वे 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं अफगानिस्तान, पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ईरान और मंगोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा इसलिए दिया जाता है ताकि उन देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित किया जाए और कालांतर में पर्यवेक्षक राष्ट्रों को सदस्य बनाने की भी एक परिपाटी रही है। इसके अलावा एससीओ के 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। 8 सदस्य, ध्यान देंगे, 8 सदस्य हैं, 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जबकि 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। और वे 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं जिनके साथ बेहतरी के लिए संवाद किया जाता है। ये हैं, इनमें से पहला है आर्मेनिया। दूसरा अजरबैजान,
आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। ध्यान देना है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, 6+2 अर्थात कुल 8 सदस्य राष्ट्र हैं, 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, जबकि 6 को उन लोगों ने डायलॉग पार्टनर्स का दर्जा दिया है, जिनके साथ संवाद अधिष्ठापित किया जाता है। महत्वपूर्ण है कि हम आज एससीओ पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, आज इसकी क्या प्रासंगिकता है, भारत का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से क्या सरोकार रहा है। तो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि वर्तमान समय में एशिया प्रशांत का जो क्षेत्र है वह एक बढ़ती आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था, जब आसियान पे चर्चा कर रहा था तो उस दौरान दक्षिण चीन सागर विवाद का जिक्र हुआ था और दक्षिण चाइना सागर विवाद का सरोकार भी एशिया पैसिफिक रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में एशिया पैसिफिक रीजन एक बहुत बड़ी संभावना के रूप में उभर कर सामने आया है। उस लिहाज से भारत ने एससीओ में अत्यधिक अभिरुचि लेना शुरू कर दिया है, गंभीरता से मंथन करना शुरू कर दिया है। और उसी आलोक में किर्गिस्तान के शहर बिश्केक, किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में 13-14 जून 2019 को एससीओ की 19वीं बैठक संपन्न हुई है। अत्यधिक महत्वपूर्ण है, प्राथमिक, मुख्य और साक्षात्कार तीनों लिहाज से, निबंधात्मक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक, एससीओ की बैठक किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में संपन्न हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में शिरकत किया है। ज्ञात हो कि 30 मई 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया, तो ऐसे में उन्होंने बिम्स्टेक राष्ट्र को, हिम तक्षेत्र के जो देश हैं, उन्हें आमंत्रित किया था शपथ ग्रहण समारोह में। जैसा कि उन्होंने 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क सदस्य राष्ट्रों को बुलाया था। लेकिन 2019 में बिम्स्टेक के अलावा जिन 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था शपथ ग्रहण समारोह में, वे था पहला मालदीव, क्योंकि शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री को जिस पहले देश का विजिट करना था वह मालदीव है, जिसके साथ हमारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहा है। जबकि दूसरा राष्ट्र जो प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक के अलावा जिन्हें आमंत्रित किया वह था किर्गिस्तान को। मतलब स्पष्ट था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की एक बहुत बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आने वाली है, क्योंकि भारत के अलावा दुनिया के 2 बहुत बड़ी शक्तियां, रूस और चाइना, भी इसके सदस्य हैं। ऐसे में मौजूदा स्थिति यह है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ सदस्य राष्ट्रों में, डायलॉग पार्टनर्स में, अपितु आसियान एवं अन्य क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय यूनियन के साथ लगातार बेहतर समन्वय के साथ बेहतर अरेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मौजूदा विश्व व्यवस्था में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत जैसे राष्ट्र के लिए जो वर्ष 2022 में अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष सालगिरह मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिले, कोई गरीब न रहे, प्रत्येक को सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार मिले। उस लिहाज से भारत का एससीओ के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझ बूझ से किया गया गठजोड़, व्यापार एवं मानवीय पहलू प्रत्येक लिहाज से अत्यंत ही प्रासंगिक और अनुकूल है। अगले क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।